हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आपको पता है बेटा सीबीएसई की डेट शीट भी आउट हो चुकी है। उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना दी है बहुत अच्छी, जिससे आप आराम से अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो 95 प्लस का जो टारगेट है उसको ईजिली अचीव कर लोगे। ठीक है, अभी हम आज की क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है, इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कि इंडिया के बाहर के देशों से रिलेशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। स्टार्ट करें। कंप्लीट एनसीईआरटी है बट बहुत डिफरेंट फॉर्म में, बहुत अच्छी तरीके से इसमें नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो अब आपको नोट्स भी खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देखते देखते साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो। स्टार्ट किया जाए। ठीक है, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन ये है आपका चैप्टर 4। ठीक है, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन यानी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, विदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिया की एक जो इमेज है वो कैसी है, इंडिया को हम किस तरीके से देखते हैं। तो इंडिया की बात करें, इंडिया का एम क्या है? एंड एम टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशंस एंड अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस। इंडिया का बेटा स्टार्टिंग से ही एक गोल रहा है और अभी भी वही गोल बना हुआ है कि हमें दूसरों के देश की जो सोवरेनिटी है, मतलब जो दूसरों के देश की इंडिपेंडेंस है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने देश की भी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी है और जो सिक्योरिटी है उसको अचीव करना है। ठीक है, कैसे सिक्योरिटी अचीव करेंगे? पीस को मेंटेन करके। जितना ज़्यादा हम पीस को, शांति को बना के रखेंगे उतना ज़्यादा लोग अपने आप में सिक्योर फील करेंगे। सिक्योरिटी वर्ड से याद आया मुझे, जो चैप्टर है सिक्योरिटी वाला वो भी मैंने कंप्लीट करा रखा है, उसको भी आप चैनल पे जाके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एज बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर guide the behavior of an individual or a family, both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, चाहे इंटरनल फैक्टर की बात करें या एक्सटर्नल, यानी देश के अंदर के फैक्टर की बात हो रही हो या देश के बाहर के फैक्टर की बात हो रही हो, हमेशा क्या होता है, हमेशा जो बिहेवियर है ना वो किस तरीके से गाइड होता है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है या फिर किसी भी जो फैमिली है उसका बिहेवियर कैसे बनता है, चाहे वो डोमेस्टिक स्टाइल पे बात करें, अंदर आंतरिक पारिवारिक स्तर पे बात करें या फिर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करें, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है फॉरेन पॉलिसी को, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चाहे मतलब अगर देश के अंदर जो लोग हैं जो डोमेस्टिक लाइफ उनकी अच्छी चल रही है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनली। और इसी तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर, सोसाइटी में लोग आपस में कैसे रह रहे हैं, इस चीज़ का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अब कितने लोगों को यहाँ पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड को देखते ही इसका ईयर याद आ गया है, मुझे ये बता दो। आप मेरे से पढ़ रहे होगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। देखो, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुई थी? सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेके 1918 के बीच में। वेरी गुड। वर्ल्ड वॉर टू कब हुई हमारी? वर्ल्ड वॉर टू हुई 1939 से लेके 1945 के बीच में। ठीक है, ये टाइम था वर्ल्ड वॉर टू का। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, उन्होंने चूज किया, डिसाइड किया टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस ऑफ द पावरफुल कंट्रीज। मतलब जो फॉरेन पॉलिसी के प्रेफरेंसेस रखती हैं, जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो प्रेफरेंस है वो क्या है, वो क्या सोचती हैं, पावरफुल कंट्रीज जो है वो क्या सोचती हैं, हु वर गिविंग देम एड और क्रेडिट्स। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो भी कंट्रीज डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, अभी डेवलप नहीं हुई थी, देश पूरे वर्ल्ड के अंदर तीन तरीके की कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, ये आपको पता होगा। एक तो होती है डेवलप्ड, दूसरी होती है डेवलपिंग और तीसरी होती है अंडर डेवलप्ड। ठीक है, तो ये तीन तरीके की कंट्रीज हर जगह पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। डेवलप्ड की बात है वो कंट्रीज जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी हैं, जिन्होंने अच्छे से ग्रोथ कर ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर ली, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्रीज जिनका डेवलपमेंट लेटली शुरू होता है, बाद में शुरू होता है, जब वो किसी ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज आज के टाइम पीरियड में आप देखोगे तो वो किसी ना किसी टाइम पीरियड में किसी एक कंट्री की कॉलोनी हुआ करती थी। जैसे इंडिया
ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, उसी प्रकार से। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये धीरे-धीरे डेवलप कर रही हैं, अभी डेवलप हुई नहीं है पूरी तरीके से। और तीसरी कंट्रीज़ वो है जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनका डेवलपमेंट शायद अब शुरू हुआ है, इतनी ज़्यादा बुरी हालत में वो है, ठीक है? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज़ चूज़ टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंसेस ऑफ द पावरफुल कंट्रीज़। ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये सोचा उस समय में कि भाई अभी हमारे, अगर हम खुद के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेने लग जाएंगे कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए, हमें किससे अपने रिश्ते कैसे रखने चाहिए, अगर हम खुद से डिसाइड करने लग जाएंगे तो उस चीज़ में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने डिसाइड किया इस टाइम पीरियड में कि वो क्या करेंगी। वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, यूएसए और यूएसएसआर, ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी तरफ देखेंगी और उनसे आइडिया लेंगी कि वो किस मॉडल को फॉलो करती हैं जब बात आती है एक्सटर्नल रिलेशंस को मेंटेन करने की। तो एक्सटर्नल रिलेशन को मेंटेन करते वक्त वो कौन कौन सी पॉलिसीज बनाती हैं, कैसे फैसले लेती हैं, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज का क्या एम था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी 1945 के बाद जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने डिसाइड किया कि हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप करेंगे। आया समझ, हु वर गिविंग देम एड और क्रेडिट्स, क्योंकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ना बेटा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपको याद है कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया था, वर्ल्ड पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो ये उसी समय की बात है और ये जिस टाइम पीरियड में ऐसा चल रहा था, यानी कौन सा टाइम चल रहा था, कोल्ड वॉर एरा का टाइम चल रहा था। तो इन कंट्रीज को, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल रही थी। आपको पता है इंडिया के ऊपर भी एक टाइम पीरियड में बहुत प्रेशर बना हुआ था कि उसको किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लेना चाहिए, या तो वो यूएसए को ज्वाइन कर ले या फिर वो यूएसएसआर को ज्वाइन कर ले। बट इंडिया समहाउ कभी भी हमने किसी भी एक ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। पर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने किसी ना किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर रखा था, क्योंकि उनको वहां से क्या मिलता था बेटा, मदद मिलती थी, एड मिलते थे, क्रेडिट्स मिलते थे, पैसा मिलता था, इसलिए उन लोगों ने ज्वाइन कर रखा था और अपनी फॉरेन पॉलिसी भी उन्हीं लोगों के भरोसे छोड़ रखी थी। बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने क्या किया ये देखते। दिस रिजल्टेड इन द डिविजन ऑफ कंट्रीज। इसकी वजह से ही हमने क्या देखा, वर्ल्ड में 2 ब्लॉक बढ़ चुके थे, क्लियर डिवीजन देखने को मिल रहा था, 2 कैंप्स बन चुके थे, एक था यूएस और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर अब तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट यूएस तो करता है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में ये 2 ब्लॉक एग्जिस्ट करते थे। अब हुआ क्या, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी। अब क्या क्या करना था, जितनी भी इकोनॉमी है, मतलब जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा से सही तरीके से बिल्ड करना है ताकि हम डेवलप कर पाए। इंटरनेशनल बॉडी वॉज टू एस्टैब्लिश। अब वर्ल्ड में, क्योंकि पहली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो हुआ क्या, जब जिस टाइम पीरियड में ये जो 1914 से 1918 वाली वर्ल्ड वॉर हुई, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ, उस समय में क्या हुआ, उस समय में एक बॉडी बनाई गई थी बेटा, लीग ऑफ नेशंस। आई होप आप लोगों को याद होगा, लीग ऑफ नेशंस करके ये जो बॉडी थी वो बनाई गई थी। इसका एम ये था कि ये पूरे वर्ल्ड में शांति बना के रखेगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने नहीं देगा। बट आप बताओ ज़रा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोक पाया? ये नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ये डिसाइड किया गया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, तो ये डिसाइड किया गया कि अब वर्ल्ड को एक मोर पावरफुल, एक और ज़्यादा पावरफुल इंटरनेशनल बॉडी की ज़रूरत है, जिससे अब कोई तीसरी वर्ल्ड वॉर ना हो। तब स्थापना हुई, तब एस्टैब्लिशमेंट हुई यूनाइटेड नेशंस की। उस टाइम पीरियड में यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, जिसको हम लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर भी मानते हैं, ठीक है। मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज एमर्ज्ड। अब उस समय में क्या हो रहा था, 1945 वाला टाइम ऐसा, इंडिया भी 1947 में आज़ाद हुआ, श्रीलंका 1948 में, आसपास की कंट्रीज जितनी भी थी ये सब 1945 के बाद ही धीरे धीरे आज़ाद हो रही थी। तो ये समय ऐसा था कि बहुत सारी नई नई जो कंट्रीज थी वो आज़ाद हो रही थी। अब इनको डर बना हुआ था इस टाइम पीरियड में कि अगर इनको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं मिला, मतलब अगर कोई इस लेवल पे इंटरनेशनल बॉडी नहीं हुई जो इनको बचा सके इस ऑपरेशन से, तो ये दोबारा से किसी कंट्री के गुलाम बन सकते हैं, दोबारा से कोई कंट्री आकर इनको अपनी कॉलोनी बना सकती है, ठीक है। तो अब क्या बनाया गया भाई, अब सोचा गया कि कुछ तो नया बढ़िया सा तरीका बनाना पड़ेगा जिससे अब दोबारा कभी भी ऐसा ना हो। तो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, एक पॉलिसी लेकर आई गई जिसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट वर्ड का मतलब होता है हाथ ना मिलाना, मिलना ना किसी से, या फिर किसी से दोस्ती ना करना, ठीक है। मतलब किसी के पक्ष में ना जाना, दोस्ती ठीक है बट किसी के पक्ष में ना जाना। तो एक पॉलिसी बनाई गई नॉन अलाइनमेंट की,
इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, नाम याद है उनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा। एक नेशनल एजेंडा सेट किया पूरा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस चीज़ में, हमारे देश की पूरी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। इसी का ही एक पूरा रिजल्ट निकला कि हमें कभी भी किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसी पूरे वीडियो के अंदर हम पूरे चैप्टर को समझेंगे अच्छी तरीके से, वन शॉट के फॉर्म में, बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से नोट्स बनाते हुए चलो जैसा जैसा मैं बता रही। द थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अब नेहरू के समय में जो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन कौन से? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, मतलब वो सोवरेनिटी, सोवरेनिटी वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, आज़ादी, फैसले लेने की पावर आना। तो वो जो हमने बहुत मुश्किल से ये जो सोवरेनिटी कमाई है ना, इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, ताकि हमारे हाथ से दोबारा से ये छिन ना जाए। टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब इंडिया जो है, आपने देखा इंडिया का मैप उस टाइम पीरियड का देखोगे तो बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड था जिस टाइम पीरियड में इंडिया आज़ाद हुआ। आपने देखा कि जैसे इस साइड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इतनी भी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, मुझे पता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इस साइड में पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है, इधर इंडिया देखने को मिलता है। तो हो क्या रहा था, इधर वाले एरिया से भी पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर घुसता हुआ चला आ रहा था, और दूसरे साइड से चाइना यहाँ से परेशान कर रहा था। तो हुआ क्या, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती थी, और यही हमारा दूसरा एम था। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ना, मतलब जितनी टेरिटरी हमारे पास है ना, वो हमारे पास ही बनी रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हमसे छीन ही जाए। ठीक, प्रमोट रैपिड, और जितनी भी टेरिटरी है उसके अंदर हम क्या करें, वो सारी टेरिटरी खुश होनी चाहिए, मतलब वो हमारी इंडिया का पार्ट होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई अनरेस्ट चल रहा हो, जनता परेशान है, ये सारी चीज़ें ना हो। डेवलपमेंट हो तो पूरे एरिया का एक साथ हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया इकोनॉमिकली बहुत पीछे जा चुका था। आपको याद होगा कि जिस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया से जाते हैं, यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको कोलैप्स करके ख़त्म करके चले जाते हैं, तो बहुत बुरी हालत में थी इंडिया उस समय में। सबसे बड़ा हमारा यही एम था, तीसरा जो गोल है वो क्या था, कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो ये 3 पॉइंट्स याद रहेंगे अब आपको। सबसे पहला, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सोवरेनिटी, जो बड़ी मुश्किल से हमें सोवरेनिटी मिली है उसको बचा के रखना है। दूसरी चीज़, जो हमारी टेरिटरी की इंटीग्रिटी है उसको बना के रखना है। तीसरी चीज़, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना है। ठीक है भाई। ही विश टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब ये सारी चीज़ें, ये जो 3 बातें सोची गई ना यहाँ पे, ये एकदम से पॉसिबल नहीं था। तो नेहरू ने एक और चीज़ सोची यहाँ पे, उन्होंने सोचा कि कोई तो एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि नॉन अलाइनमेंट की हो। मतलब ये जो कोल्ड वॉर की टेंशन चल रही है, पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, यूएस और यूएसएसआर। हमें किसी एक ब्लॉक का पार्ट ना बनना पड़े, इनकी तरह, इनकी अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसीज़ ना बनानी पड़े, इसके लिए हमें एक पॉलिसी बनानी होगी। तभी से शुरुआत होती है नॉन अलाइनमेंट की। नॉन अलाइनमेंट यहाँ पे बनाया गया ताकि जो कोल्ड वॉर की टेंशन्स चल रही हैं, बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश हुआ है, हम भी उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, हम भी उसमें साथ देंगे यूनाइटेड नेशन का, बट कभी भी इन 2 ब्लॉक्स का पार्ट नहीं बनेंगे। ना ही हम कभी यूएसए के साइड जाएंगे और ना ही कभी यूएसएसआर के साइड जाएंगे। आपको पता है यूएसएसआर हमारा हमेशा से ही बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है, बट फिर भी हमने कभी किसी भी एक ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, कैसे ये सब पॉसिबल हो पाया देखेंगे। हमने यूनाइटेड नेशन के जहाँ पे पीस कीपिंग ऑपरेशन चले उसमें भी पार्टिसिपेट किया, बट फिर भी किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस। मिलिट्री अलायंस बने हुए थे 2 वर्ल्ड के अंदर, एक साइड तो था नेटो, आपको याद होगा, और दूसरी साइड था वार्सो पैक्ट। याद है बेटा, एक साइड था नेटो और दूसरी साइड था वार्सो पैक्ट। तो हम किसी भी एक को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, इस समय में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती अगर हम ऐसा कुछ भी करते तो ना हम नेटो को ज्वाइन कर सकते थे ना वार्सो पैक्ट। वार्सो पैक्ट यूएसएसआर के लिए बना था, फॉर इन्फॉर्मेशन, और नेटो जो बना था वो यूएसए के लिए बना था। तो इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस, हम मिलिट्री अलायंस से दूर रहना चाहते थे। India advocated non-alignment as the ideal foreign policy approach, which was a difficult balancing act, and sometimes the balance didn't appear perfect.
ठीक है। तो था क्या ये, इंडिया ने एडवोकेट किया, इंडिया ने साथ दिया, इंडिया ने बोला कि हम नॉन अलाइनमेंट का साथ देंगे, मतलब हम किसी भी एक ब्लॉक के अंदर शामिल नहीं होंगे, नॉन अलाइनमेंट का साथ देंगे, किसी भी एक ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, और यही हमारे लिए एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी बनेगी। अप्रोच विच वॉज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो बड़ी सुपर पावर्स है, वो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर प्रेशर बनाती रहेंगी कि आप या तो हमें ज्वाइन करो या हमें ज्वाइन करो, ठीक है, ताकि क्लियर हो सके कि किसको हेल्प करनी है किसको नहीं करनी है। तो अब ऐसी सिचुएशन से दूर रहना बड़ा मुश्किल था उस समय में, जब इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, अभी अभी आज़ाद हुआ था, तो बड़ी मुश्किलें थी। समटाइम्स द बैलेंस डिडंट अपीयर परफेक्ट, कई बार ऐसा लगता था कि जो बैलेंस है वो सही तरीके से क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। चाह तो रहे कि ना हम यूएसए के साइड जाए ना हम यूएसएसआर के साइड जाए, बट चीज़ें परफेक्ट चल ही नहीं पा रही हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कभी भी हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं बने। 1956 में बेटा क्या होता है, ब्रिटेन ने अटैक किया इजिप्ट पे, ओवर द सुएज कैनाल इशू जो है उसके उससे रिलेटेड यहाँ पे जाकर इन्होंने अटैक कर दिया। इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट किया इस चीज़ का, पूरे वर्ल्ड में जा जाके नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबको दिखाते हुए खुले तौर पे यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, बोला कि ये बिल्कुल गलत है, ये एक न्यू कॉलोनियल, ये क्या है, एक न्यू कॉलोनियल इन्वेजन है, ठीक है, न्यू कॉलोनियलिज्म है, मतलब न्यू कॉलोनियल इन्वेजन कर रहे हो, यहाँ पे एक नया तरीका है दूसरे देश को कॉलोनी बनाने का। ये क्या तरीका होता है कि आप किसी कंट्री में जा रहे हो उसके ऊपर अटैक कर दे रहे हो किसी इशू को लेकर, ये तो बहुत गलत है। तो ब्रिटेन ने 1956 में ऐसा किया था। अब इंडिया को भी डर था कि कहीं दोबारा से कोई ऐसी चीज़ ना हो उस समय में, तो हमने इस चीज़ का पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट किया कि ये बहुत गलत है, ये एक नए तरीके का कॉलोनियलिज्म है जो आगे बढ़ रहा है, दूसरी कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाने का एक नया तरीका यहाँ पे बनाया गया। बट इन सेम ईयर, उसी ईयर में व्हेन द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, जब सेम ईयर में क्या हुआ, मैंने बताया ना आपको कि बैलेंस बनाना कई बार बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। ब्रिटेन को तो हमने चार बातें सुना ली, क्यों सुना ली, क्योंकि हम हमारे ऊपर वो रूल करके गया था, हमें परेशान करके गया था, इस चीज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। हम हमेशा ब्रिटेन की जो पॉलिसीज़ थी, जो भी ऐसी कॉलोनियलिज्म वाली होती थी, उनके अगेंस्ट रहते थे। पर देखो उसी ईयर क्या होता है, सेम ईयर के अंदर यूएसएसआर ने हंगरी पे इन्वेड किया, ठीक है, बट इंडिया को साइलेंट रहना पड़ा, इंडिया ने कुछ नहीं बोला। तो मैंने बताया ना कि कई बार ये जो बैलेंस बनाना था वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। यूएसएसआर एक सुपर पावर ब्लॉक है भाई, एक, और उस समय में आप सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे आप एकदम से उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो। तो पूरी कोशिश करी गई कि हम एक बैलेंस बना के चलें, बट कई बार ये ऐसा होता था कि बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। आप इसको कहानी को समझने की कोशिश करो ऐसे कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं और वो दोनों ही आपको कह रहे हैं कि नहीं भाई अगर आप मेरे से बात करोगे तो आप मेरे से ही बात करोगे, आप सामने वाले से बात नहीं करोगे। दोनों एक दूसरे के लिए ये बोलते हैं, ठीक है, कि या तो आप मेरे से बात करो या आप उससे बात करो। अब आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा इक्वली मानते हो, इक्वली ही उनके लिए आपके अंदर केयर है, ठीक है, रिस्पेक्ट है, तो आप किसी भी एक इंसान को नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप एक ऐसी टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन के अंदर फंस गए हो कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि अब क्या किया जाए, किधर जाऊँ मैं, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, किसके साइड जाऊँ। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हो। तो अब क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, आपने देखा कि अच्छा ठीक है यार, एक बारी मेरे दोस्त ने कुछ गलती कर दी और शायद वो उतनी बड़ी गलती नहीं थी तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, बट मेरे जब दूसरे दोस्त ने कुछ उसी टाइप की गलती करी तो मैंने उस पर चिल्ला दिया या कुछ बोल दिया, ठीक है। तो वो वाला जो दोस्त है वो उसके सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो जाएंगे, उसको बुरा तो लग जाएगा, बट आपको पता है कि आप उसको समझा लोगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही टाइप की सिचुएशन बनी हुई थी जहाँ बैलेंस बना पाना बड़ा मुश्किल था। सोचो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन रही होगी। आइए ने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसके बारे में आज हम देखते हैं सुनते हैं, इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है, फिर मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 के अंदर, कब, 1942 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को इस्टेब्लिश किया। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने क्या किया था, यूएस का जो मिलिट्री अलायंस था बेटा, एक और हुआ करता था सेंट्रल रीजन के लिए। तो जो सेंटो था वो, उसका नाम क्या था, सेंटो, सेंटो को ज्वाइन कर लिया था पाकिस्तान ने। ये किसका एक तरीके का मिलिट्री अलायंस था, यूएस का। बट इंडिया ने अभी भी किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं किया था। हाउ डू अवर इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्टेड एक्सटर्नल रिलेशंस।
तो अब देखते हैं जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हमने उस समय में बनाई थी उसने इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस को कैसे इफेक्ट किया। स्ट्रैटेजी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया। इंडिया ने ऐसे ही डेवलपमेंट करना स्टार्ट नहीं कर दिया था, ठीक है। इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी का डेवलपमेंट ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर दिया था। हमने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई थी, एक प्लान बनाया था कि हम इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो करेंगे। दिस पॉलिसी एम्फसाइज्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो पॉलिसी थी वो किस पे ज़्यादा फोकस करती थी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करती थी। यानी हमें इम्पोर्ट नहीं करना है। इम्पोर्ट मतलब बाहर से देश के अंदर चीज़ें कम खरीद के लानी है, हमें देश के अंदर चीज़ों को ज़्यादा बनाना, ठीक है। देश के अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और बाहर से कम खरीदेंगे चीज़ों को। तो हमें क्या करना है, इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, कम से कम करना है और उसकी जगह हमें इंडिया के अंदर ही वो चीज़ें बनानी है, क्योंकि इससे खर्चा हमारा कम होगा। सेकेंड चीज, दिस पॉलिसी एम्फसाइज्ड, अभी हमने देख लिया, द एम्फसाइज ऑन डेवलपिंग अ रिसोर्स बेस ऑल्सो मेंट दैट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वाज लिमिटेड। तो अब क्या हो रहा है, अब अगर आप सोच रहे हो, ये चीज़ डिसाइड कर रहे हो कि आप एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री हो और एक ऐसी कंट्री बनने वाले हो जो कि रिसोर्स पे ही चलेगी, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं उस पे ही हम चलेंगे, उससे ही हम क्या करेंगे, अपना जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह है उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ये भी भूल जाना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे होगे, चीज़ों को बाहर तक बेच पा रहे होगे, क्योंकि अगर लोगों को वैरायटी चाहिए तो वो वैरायटी आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, है ना। आप सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस कर पाओगे, वही चीज़ें मैन्युफैक्चर कर पाओगे जो आपके देश के अंदर अवेलेबल है, उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके। तो इसीलिए ये भी चीज़ थी कि अगर हम इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ जो है वो भी कम होगी, एक्सपोर्ट भी हम दूसरे देशों को भी कम चीज़ें बेच पाएंगे, ठीक है। दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी लिमिटेड इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हुआ क्या इससे कि बाहर के देशों से हमारा जो कनेक्शन था वो ऑलमोस्ट बहुत कम सा हो गया या ना के बाहर बराबर हो गया। उनसे हमारी बातचीत ही नहीं होती थी ज़्यादा इस विषय में, क्योंकि ना हम उनसे कुछ खरीद रहे हैं ना हम उनको कुछ बेच रहे हैं। इंटरेक्शन तो तभी होगी ना जब कुछ ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही थी कुछ भी उस समय में। अब देखते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी। अब अफ्रीका की भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो इंडिया के आसपास ही आज़ाद हुई थी, तो यहाँ के बारे में देखते हैं जरा। नेहरूज एरा वाज मार्क्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। नेहरू का जो रूल था या जो एरा था वो इसीलिए जाना जाता है कि उन्होंने इंडिया और बाकी जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, चाहे वो एशिया से हो या अफ्रीका से हो, उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस जो थे वो बिल्ड करके रखे, ठीक है। काफ़ी अच्छे रिलेशंस बिल्ड करके रखे। इनकी लीडरशिप के दौरान इंडिया ने क्या किया, इंडिया कन्वेंट द एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस। जो एशिया के रिलेशंस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस जो थी, ARC जो थी, इसको मार्च 1947 के अंदर, सोचो इंडिया आज़ाद ही हुआ है मतलब 1947 में, और इवन अगस्त में होना है आज़ाद, बट मार्च में हम क्या कर पाए, इनकी जो दूरदर्शिता थी, फोर साइडेडनेस थी, इसकी वजह से इन्होंने क्या करा, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो थी वो इंडिया के अंदर होल्ड करवाई, इंडिया के अंदर 5 months अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस। जब 5 महीने बचे थे हमारी इंडिपेंडेंस मिलने में, तब इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द डच colonial regime by convening एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 टू सपोर्ट इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडिया खुद आज़ाद हुआ, बट उसने साथ साथ में जितनी भी कंट्रीज अभी किसी ना किसी की कॉलोनी थी, जैसे डच की कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, फ्रांस की कॉलोनी थी, उन सबको भी आज़ाद कराना स्टार्ट किया। उसी टाइम पीरियड में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडोनेशिया में भी इंडोनेशिया जो जगह थी वो भी डच कॉलोनी हुआ करती थी, ठीक है। जो डच लोग थे उनका कॉलोनियल रूल वहाँ पे हुआ करता था, तो उसको आज़ाद कराने के लिए भी इंडिया ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी 1949 के अंदर और उसके फ्रीडम स्ट्रगल को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। अब देखते हैं इसका, ये जो पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रखा गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसकी वजह से इंडिया कभी भी किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करता है और अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली लेता है और आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में हम उसको देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम। नाम वर्ड का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। नाम वर्ड का मतलब है बेटा नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। मतलब हम किसी भी एक ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेंगे। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है बांडुंग में, जगह याद रखना, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है बांडुंग में 1959 में, पहली थी ये पहली फर्स्ट नाम की समिट जो थी वो कहाँ पे हुई, 1961 सितंबर में हुई बेलग्रेड में,
ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, जब एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुई बांडुंग में 1955 के अंदर, तो ये जो 5 लोग आप देख रहे हो ना इस इमेज के अंदर, इन 5 लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ तो ऐसा करेंगे भाई जिससे हमें किसी एक कंट्री का मेंबर, मतलब किसी एक ब्लॉक का मेंबर ना बनना पड़े। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या इस्टेब्लिश करेंगे, हम नाम को इस्टेब्लिश करेंगे, नॉन लाइंड मूवमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट समिट फिर रखी गई सितंबर 1961 के अंदर बेलग्रेड में। फाउंडिंग फादर्स की बात करें कि कौन फाउंडिंग लोग थे, किनका दिमाग था ये, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज जो थी वो बच के रह पाई। फाउंडिंग फादर्स की बात करें तो कौन थे, सुकर्णो जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे, जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया से थे, जोसेफ ब्रॉस टीटो यूगोस्लाविया से, गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट से, क्वामे नक्रमा घाना से। इनके एक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, इसकी वजह से ही ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो बहुत सक्सेसफुल हो पाया। और इसी इनके जो एक्शंस है उसको हम इनिशिएटिव ऑफ 5 भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में आए तो ध्यान रखना। प्लीज पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। अब चाइना के साथ शांति और जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, वो कैसे इस्टेब्लिश रहती है हमारी, ये देखते हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात करें अगर हम अर्ली ईयर्स में इंडिपेंडेंस की, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो चाइना और इंडिया के रिलेशन कैसे थे ये देखते हैं। इनिशियल रिलेशन बड़े ही फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे थे, दोस्ती वोस्ती चलती थी, बहुत बढ़िया था सब कुछ। और नेहरू ने तो कभी उम्मीद ही नहीं करी थी, नेहरू हमेशा यही चीज़ बोला करते थे कि हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है डरने की चाइना से, चाइना विल नेवर गोइंग टू अटैक ऑन अस, कभी भी चाइना हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। बट रिजल्ट आप देख सकते हो हमारे सामने है। आफ्टर चाइनीज रेवोल्यूशन, चाइना में एक रेवोल्यूशन हुआ 1949 में। नेहरू कंसिडर्ड हिम अ ग्रेट एलाई। तो नेहरू को लगा कि यार बड़ी अच्छी कंट्री है, रेवोल्यूशन कर रही है, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की बात कर रही है, तो इस ये हमारा एक अच्छी एलाई बन सकती है, मतलब हमारी एक अच्छी फ्रेंड बन सकती है। चाइना जो है वो एक अच्छी कंट्री है और हमारा एक अच्छा पड़ोसी भी है, वो एक अच्छा दोस्त भी बन सकता है, ऐसा नेहरू को लगता था। बहुत सारे लोगों ने नेहरू को उस टाइम पीरियड में वार्न किया कि हमें थोड़ा फिर भी बच के रहना चाहिए चाइना से, पाकिस्तान से, बट उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये शायद उनकी गलती भी थी एक काफ़ी बड़ी, ठीक है। सरदार पटेल हमेशा इस बारे में वरिड रहते थे, हमेशा टेंशन में रहते थे इस चीज़ को लेकर कि चाइना कभी ना कभी फ्यूचर में एग्रेशन ज़रूर दिखाएगा, मतलब कभी ना कभी फ्यूचर में अटैक ज़रूर करेगा। एंड आप देख सकते हो ना सरदार पटेल की जो बात थी वो कितनी सही निकली, कितनी सच निकली। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए चाइनीज़ बॉर्डर को गार्ड किया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं उनके द्वारा गार्ड किया जाता था। मेन जो आर्मी होती है उसको नहीं भेजा जाता था, क्योंकि सबको ऐसा फील होता था, स्पेशली नेहरू को ऐसा लगता था कि चाइना जैसी कंट्री से हमें डरने की ज़रूरत नहीं। अब क्या होता है, अब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और चाइना में थे जाओ एनलाई, तो दोनों ही आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं बहुत अच्छा सा अपने रिलेशंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। तो इस एग्रीमेंट को हम जानते हैं पंचशील एग्रीमेंट के नाम से। किस नाम से? पंचशील एग्रीमेंट। 5 एग्रीमेंट्स थे, 5 सेंटेंसेस हैं, उनको देख लो। देखो इस तरीके से ये इस रॉक के ऊपर लिखा गया है, यहाँ पे इमेज मैंने ऐड कर रखी है। पंचशील प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, किस चीज़ के लिए है? म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस डिस्कस्ड अपॉन हेयर। कौन कौन से 5 जो एग्रीमेंट थे हमने करे यहाँ? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, मतलब आप हमारी टेरिटरी की इज्जत करोगे, हम आपकी टेरिटरी की इज्जत करेंगे और कभी भी एक दूसरे की टेरिटरी को छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। एक दूसरे की सोवरेनिटी की भी रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरी बात क्या बोली गई? म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। आपके आंतरिक मामले में, आपके जो भी देश के आंतरिक मामले हैं उनमें, और मेरे देश के जो भी आंतरिक मामले हैं उनमें, हम बिल्कुल भी एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अपने देश के मामले खुद सुलझाएंगे, कोई भी एक दूसरे की कंट्री के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशनशिप, हमेशा हम क्या करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे कि दोनों ही कंट्रीज को फायदा हो उसका। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, कभी भी पहले अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन एग्रेशन मतलब कभी भी पहले अटैक नहीं करेंगे। फिफ्थ क्या है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, साथ में पीसफुली तरीके से को एग्जिस्ट करेंगे, रहेंगे, डेवलप करेंगे। तो ये थे 5 प्रिंसिपल्स किस चीज़ के? पंचशील एग्रीमेंट के। और ये उस टाइम पीरियड में एग्रीमेंट किया गया था 29 अप्रैल 1954 को। बट आज के टाइम पीरियड में तो इन प्रिंसिपल्स की कोई वैल्यू रह नहीं गई है, ज़्यादा बहुत कम ही जो वैल्यू है वो बची है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें शुरू हुई, कैसे देखते हैं ज़रा। देखो तिब्बत, तिब्बत याद आ गया होगा आपको, और बहुत अच्छी तरीके से कि तिब्बत चाइना का पार्ट हुआ करता था। देखते हैं यहाँ क्या हुआ ऐसा। द प्लेटू ऑफ द एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत,
एशियन रीजन का प्लेट्यू वाला जो रीजन है उसको हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहा दैट कॉज टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच की लड़ाई की जड़ बोल सकते हैं हम तिब्बत ही रहा, ठीक है। हिस्टोरिकली चाइना हैड क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उस समय से ही चाइना जो है वो अपना क्लेम, अपना डोमिनेशन दिखाता रहा किस चीज़ पे, तिब्बत पे। वो हमेशा यही बोलता रहा कि तिब्बत का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उस पर किसका कंट्रोल रहेगा, मेरा कंट्रोल रहेगा। 1950 में अगर हम बात करें तो चाइना टू कंट्रोल ऑफ तिब्बत। चाइना ने क्या किया, तिब्बत का जितना भी कंट्रोल था वो अपने अंडर ले लिया। लार्ज सेक्शंस ऑफ तिब्बत पॉपुलेशन अपोज्ड दिस टेक ओवर। 1950 का टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी पंचशील एग्रीमेंट हुआ नहीं, 1950 का समय है। चाइना ने तिब्बत के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। चाइना ने बोला तिब्बत को कोई पावर नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चलेंगी तिब्बत में। बहुत सारा जो तिब्बत की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो इस टेक ओवर को अपोज कर रही है। वो बोल रही है कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हमारे ऊपर ऐसे ऑप्रेस नहीं कर सकते हो, हमें परेशान नहीं कर सकते हो, दबा नहीं सकते हो। इंडिया ने क्या किया, थोड़ी सी यहाँ पे देखो क्या चीज़ होती है। इंडिया ट्राई टू परसुएड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने बोला देखो भाई ठीक है हम मानते हैं पंचशील एग्रीमेंट और ये सारी चीज़ों को, बट देखो चाइना तो मेरी बात सुनो, तिब्बत जो कह रहा है ना कि उसको आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उसके क्लेम को तुम समझने की कोशिश करो, रिकॉग्नाइज करो। देखो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे आज़ादी चाहिए तो उसको आज़ाद रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, आज़ाद रहने दो, ऐसा इंडिया ने बोला। अब चाइना को बुरा लगेगा कि भाई तुम तो मेरे मामले में इंटरफेयर कर रहे हो, यही तो मैंने बोला था कि मेरे मामले में इंटरफेयर मत करना, अदरवाइज मैं भी तुम्हारे मामले में इंटरफेयर करूंगा, ठीक है। द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, तिब्बत में एक स्पिरिचुअल लीडर होते हैं अलग अलग बहुत सारे, तो उसी टाइम पे एक दलाई लामा भी हुआ करते थे। दलाई लामा एक टर्म है बेटा जो बहुत सारे अलग अलग लीडर्स के लिए यूज़ करी जाती रही है, जितने भी वहाँ पे उनके स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं उनके लिए। तो उस समय में जो दलाई लामा थे वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो आते हैं चाइनीज़, अब यहाँ पे कब अगर हम बात करें तिब्बत में, तो एक लीडर थे अकम्पनीड द चाइनीज प्रीमियर ड्यूरिंग द ऑफिशियल चाइनीज विजिट टू इंडिया इन 1956। 1956 में जब ये लोग इंडिया आए थे चाइनीज़, तो इनके साथ साथ दलाई लामा भी आए थे इंडिया। अब ये इंडिया आए थे तो इन्होंने सारी बातें जो थी वो बता दी जाके प्राइम मिनिस्टर को, नेहरू को सब कुछ बता दिया कि देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वहाँ पे बड़े परेशान हैं। ही इन्फॉर्म्ड नेहरू अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत। उन्होंने बताया कि जो कंडीशन है, सिचुएशन है, बड़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई चली जा रही है तिब्बत के अंदर, कैसे क्या किया जाए। But China had already assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region of China. चाइना ने इंडिया को पूरा एश्योरेंस दिया था, पूरा वादा किया था कि देखो ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और मैं तुमसे वादा भी कर रहा हूँ कि कभी भी हम तिब्बत को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे। और इवन चाइना के जितने भी रीजन्स हैं ना उनमें से सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा फ्रीडम, सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी हम तिब्बत को देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। 1958 के अंदर क्या होता है, एक आर्म्ड अपराइजिंग होती है, ठीक है, मिलिट्री रोड पे आ जाती है, सिविलियंस रोड पे आ जाते हैं, लड़ाई वड़ाई होती है इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन। चाइना ऑक्यूपाई कर रहा था तिब्बत को, तो इसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस वॉज सप्रेस्ड बाय द चाइनीज फोर्सेस। जो चाइना की फोर्सेस थी उन्होंने इस चीज़ को सप्रेस कर दिया, ठीक है। ये जो इनका प्रोटेस्ट चल रहा था तिब्बत के लोगों का उसको दबा दिया वहीं पे ही। सेंसिंग दैट द सिचुएशन हैड बिकम वर्स, उनको लगा कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है, इसलिए अभी लोगों को यहीं पे ही चुप करा देना चाहिए। 1959 के अंदर दलाई लामा ने क्या किया, जब उनको लगा कि सिचुएशन और बिगड़ेगी तो वो भाग गए और इंडिया चले गए, ठीक है। 1959 के अंदर दलाई लामा ने क्या किया, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और इंडियन बॉर्डर के अंदर आ गए और यहाँ पे असाइलम ग्रांट किया। असाइलम मतलब क्या होता है, पॉलिटिकली शेल्टर किसी को प्रोवाइड करना। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारी पास वाली कंट्री में किसी स्पिरिचुअल लीडर को इस प्रकार परेशान किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी हेल्प करेंगे। उस टाइम पीरियड में इंडिया ने भी यही किया। दलाई लामा जब इतनी प्रॉब्लम में थे और वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में एंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको वहाँ पे असाइलम प्रोवाइड कर देते हैं। चाइना इस बात पे बहुत गुस्सा हो गया, चाइना का दिमाग ख़राब हो गया इस बात पे बिल्कुल, कि मैंने बोला था मेरे इंटरनल मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना, बट तुमने किया, ठीक है। तो असाइलम उनको ग्रांट कर दिया गया, उनको शेल्टर प्रोवाइड कर दिया गया। द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड, चाइना की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया, बोला कि ये बहुत गलत है, ये जो भी किया तुमने ये बहुत गलत है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन्स हैव ऑल्सो सॉट रिफ्यूज इन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बाद हुआ क्या, बहुत सालों तक, काफ़ी सालों तक जो तिब्बत के लोग थे उन्होंने अलग अलग जगह पे इंडिया में और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ थी उन जगह पे जा जाके क्या किया,
जो असाइलम था वो ग्रांट किया, मतलब रिफ्यूजी बन गए वो वहाँ पे जाकर और रहने लग गए कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। रिफ्यूजी बेटा कौन होते हैं? वो लोग जो किसी प्रॉब्लम के चलते अपने देश को, अपनी जगह को छोड़ के किसी और देश में चले जाते हैं, उनको हम रिफ्यूजी बोलते हैं। धर्मशाला एक जगह है बेटा हिमाचल में, बड़ी ही सुंदर सी जगह है, मैं बहुत सुना है बट मैं कभी गई नहीं हूँ। धर्मशाला हिमाचल में एक जगह है, लार्जेस्ट सेटलमेंट है जहाँ पे तिब्बतन्स जो हैं वो रहते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ना तिब्बत के लोग किस जगह पे रहते हैं, तो वो धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स भी इन्होंने वहाँ पे बनाए हुए हैं। चाइना हैज़ क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। चाइना ने क्या किया, जो तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन है उसको क्रिएट तो कर दिया, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, और बोल दिया कि चाइना का ही एक हिस्सा रहेगा, चाइना का ही एक पार्ट है। देखो ये उस टाइम पीरियड में जो दलाई लामा थे वो थे। तिब्बत अपोज द चाइनीज क्लेम दैट तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी, बट तिब्बत के लोग अभी भी इस बात से खुश नहीं थे। उनका यही कहना था कि चाइना का पार्ट नहीं है, चाइना की टेरिटरी मत बोल देना हमें, हम इंडिपेंडेंट है, हम आज़ाद हैं, हम अपने फैसले खुद लेंगे, ठीक है। तो अभी भी वो इसी बात पे ही अड़े हुए थे। चाइनीज इन्वेजन इन 1962, 1962 के अंदर चाइना कैसे इन्वेड करता है देखते। टू डेवलपमेंट्स, सबसे पहली वॉर जो शुरू हो रही है इंडिया और चाइना के बीच, तो बड़ा ध्यान से सुनना। दो डेवलपमेंट्स जिन्होंने क्या किया, दैट इज ट्रेंड इंडिया और चाइना के रिलेशन को जिन्होंने पूरी तरीके से खराब करके रख दिया, बर्बाद करके रख दिया। चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950, चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपनी जो टेरिटरी थी उसके ऊपर कब्जा वब्जा करना स्टार्ट कर दिया 1950 में। दलाई लामा 1959 के अंदर 58 के अंदर इंडिया चले आते हैं असाइलम लेने के लिए, उनको असाइलम दे भी दिया जाता है। चाइना लिस्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउइंग एंटी चाइनीज एक्टिविटीज। चाइना ने बोला कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना वो एंटी चाइनीज एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है, मतलब वो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को असाइलम प्रोवाइड कर रही है, रेफ्यूजी बना रही है उनको, जो लोग चाइना के अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा सा मतलब था, वो इस बात से बहुत गुस्से में थे कि इंडिया ने तिब्बत के लोगों को उस टाइम पीरियड में शेल्टर क्यों प्रोवाइड किया जब ऐसी सिचुएशन चल रही थी। बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। एक बाउंड्री डिस्प्यूट शुरू होता है यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया क्लेम्ड बाउंड्री मैटर्स वर सेटल्ड इन द colonial टाइम्स, बट चाइना सेड colonial टाइम्स, बट चाइना सेड colonialism का जो डिसीजन था डजंट मैटर। तो हुआ क्या उस समय में, यहाँ पे 2 बार लिख दिया मैंने, हाँ ये चीज़ मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको उठा लिख के, ठीक है अब सही है। तो इंडिया ने बोला, इंडिया ने ये बात बोली, ये देखो अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे आप देखते हो ना बेटा वो वाला एरिया और उसके जस्ट ऊपर चाइना है, तो ये दोनों एरिया की बात कही गई कि इंडिया और चाइना का ये वाला जो रीजन है, मैं दिखा देती हूँ आपको, एक बार ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ, ऑल दो इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी, बट फिर भी ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इस जगह पे फिर ऊपर चाइना है, ठीक है, और ये वाला जो रीजन है वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो चाइना ने धीरे धीरे यहाँ पे घुसना शुरू कर दिया अंदर इस वाले रीजन में। और पता है क्या बोला उन्होंने, बोला कि इंडिया ने बताया देखो कि हमारी ये वाली जो बॉर्डर का जितना भी डिस्प्यूट था वो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ही सारा कुछ सेटल डाउन करके चले गए थे। आपको भी ये बात पता है, हमें भी ये बात पता है, तो इस मैटर पे लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। बट चाइना ने क्या बोला, चाइना ने बोला वो सारे मामले तो मैं भूल गया, तुम भी भूल जाओ, ठीक है। ब्रिटिशर्स थे ना वो तो गए, अब तुम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी नहीं हो, दोबारा से डिसाइड करते हैं कितनी टेरिटरी किसकी है, यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है टाइम्स। बट चाइना से चाइना ने क्या बोला, कॉलोनियलिज्म के जो डिसीजंस थे वो मैटर नहीं करते। मेन डिस्प्यूट क्या था, वर अबाउट वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ बॉर्डर्स। तो जो वेस्ट साइड बॉर्डर था और जो ईस्ट साइड बॉर्डर था वहाँ पे ही डिस्प्यूट चल रहा था। देखो बताती हूँ कहाँ कहाँ पे। चाइना ने 2 रीजन्स पे क्लेम स्टार्ट किया इंडिया की टेरिटरी में। एक तो अक्साई चिन वाला रीजन था जो कि लद्दाख का रीजन है, जम्मू कश्मीर से ऊपर वाले रीजन में जो आप देखते हो वो, और दूसरा था नेफा यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जहाँ पे आज के समय में अरुणाचल प्रदेश एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको बताया। वहाँ पे 2 जगह से इन्होंने एंटर करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से फिर इस बात को लेके जो लड़ाई थी वो शुरू हुई। बिटवीन 1957 टू 1959, 57 से 59 के बीच में चाइना ने अक्साई चिन का एरिया जो था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, अपने अंडर ले लिया, और यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक रोड भी बनानी शुरू कर दी। देखो ज़रा, डिस्पाइट अ वेरी लॉन्ग कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डिस्कशंस अमंग द टॉप लीडर, दीज डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिजॉल्व। बहुत बातचीत करने की कोशिश करी गई, बहुत जो बड़े बड़े लीडर्स थे चाइना के वो इंडिया में आए, इंडिया के लीडर्स चाइना में गए, बहुत सारी
जो कोशिशें थी वो करी गई नेगोशिएट करने की, बट सब कुछ बेकार रहा। इन डिफरेंसेस को हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, लड़ाई वैसे ही चलती रही। सेवरल स्मॉल बॉर्डर स्कर्मिशेस, स्कर्मिशेस मतलब छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ थी वो होती रही यहाँ पे बॉर्डर पे, बिटवीन द आर्मीज ऑफ द टू कंट्रीज टुक प्लेस, दोनों ही कंट्रीज के आर्मी के बीच में ये लड़ाइयाँ होती रहीं। बट समय आता है अक्टूबर 1962 का, चाइना स्विफ्ट और मैसिव इन्वेजन शुरू कर देता है दोनों ही डिस्प्यूटेड रीजन में। मतलब अब पूरी तरीके से ये लोग इंडिया के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको परेशान करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, हमारी टेरिटरी भी छीननी शुरू कर दी। 1962 अक्टूबर का टाइम चल रहा है। फर्स्ट अटैक जो इन्होंने पहले किया, सबसे पहला अटैक जो था वो लगभग 1 हफ्ते तक चलता है। चाइना की फोर्सेज ने लगभग जो अरुणाचल प्रदेश का हिली एरिया है वहां तक ये लोग पहुंच गए थे, वो उस वाले एरिया को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। सेकेंड वेव जो है वो अगले महीने शुरू होती है, मतलब दूसरे महीने फिर दूसरा अटैक जो है वो शुरू होता है। वाइल द इंडियन फोर्सेज को ब्लॉक द चाइनीज एडवांसेस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख। जब तक, दोबारा समझाओ, देख ये है मैप, ठीक है। अब ये वाला फ्रंट है बेटा वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है, ये है ईस्टर्न फ्रंट, ये दो फ्रंट्स हैं। तो वेस्टर्न फ्रंट लद्दाख वाला रीजन, ठीक है, ठीक है, ये वाला रीजन अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, ठीक। तो अभी हमारी आर्मी जो है वो चाइना को यहाँ से वेस्टर्न फ्रंट से रोकने में लगी हुई है, ठीक है। चाइनीज एडवांसेज ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख, तो जितने में हमारी इंडियन फोर्सेज यहाँ से उनको रोक रही है उतने में ही वो लोग कहाँ पे हमला कर रहे हैं, आके ईस्टर्न फ्रंट में हमला करें। तो देख रहे हो कैसे पीठ पीछे से वार कर रहे हैं आके। इंडिया वॉज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर, हम तो कभी भी इस वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं थे। हमें तो यही लगता था चाइना हम पे कभी अटैक नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, पर चाइना ने अटैक किया। तो जब हमारी फोर्सेज यहाँ वेस्टर्न फ्रंट पे होती थी उस टाइम पीरियड में ये लोग ईस्टर्न फ्रंट पे अटैक करते थे, और जब हमारी फोर्सेस यहाँ भाग के जाती थी तब ये लोग यहाँ पे अटैक करते थे, ठीक है। तो ऐसे चल रहा था यहाँ पे। इन द ईस्ट द चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन्स। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, जब आप मैप देखोगे ना तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये देखो, ये अक्साई चिन का रीजन है, ठीक है, और ये है अरुणाचल प्रदेश का रीजन। अब इसके आगे जब आप आते हो ना तो इस वाले रीजन में जो असम है वो लोकेटेड है। तो ये लोग पूरा अरुणाचल प्रदेश क्रॉस करके असम तक घुस आए थे, इतना आगे आ गए थे। ये है बेटा मैकमोहन लाइन, जो यहाँ पे उस समय बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, बट उन लोगों ने बोला कि हम नहीं मानते हैं इस लाइन को। तो जब जितनी देर में हम लोग यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करते थे उतनी ही देर में ये लोग इस फ्रंट से हमारे यहाँ पे एंटर कर जाते थे, ठीक। तो ये सिचुएशन चल रही थी। फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल सीज फायर। यूनिलेटरल मतलब एक साइड से ही सीज फायर डिक्लेयर कर देना। सीज फायर यानी युद्ध विराम, मतलब अब वॉर जो है वो रोक रहे। तो एक साइड से ही वॉर जो थी वो रोक दी गई। एंड इट्स ट्रूप्स विथड्रॉ टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगिन। तो जहाँ जब इन्वेजन शुरू हुआ था उससे पहले जिस जगह पे थे वो लोग, वहाँ तक वो लोग वापस चले गए। तो वॉर रोक दी गई जब इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया यूनाइटेड नेशंस को और इन सबको। तो ये जो वॉर थी वो उस समय में इतना यहाँ तक आके रुक गई। इफेक्ट्स ऑफ चाइना वॉर। अभी जो चाइना की वॉर थी 1962 में जो हुई, जो हमने सोची नहीं थी बिल्कुल भी कि ऐसा होगा, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं देखते हैं ज़रा। चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट द होम एंड अब्रॉड। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस। भाई देखो, यही होता है जब आप पहले से तैयारी नहीं करके रखते हो, ठीक है। देखो हुआ क्या, चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक करा, इंडिया की इमेज बड़ी डेंटेड हो गई, खराब हो गई। इंडिया वॉज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। हम कभी प्रिपेयर ही नहीं थे वॉर के लिए, हमें तो लगा ही नहीं था कि वॉर होगी भी, चाइना कभी अटैक भी करेगा हमारे ऊपर। बट हुई वॉर, चाइना ने अटैक किया हमारे ऊपर, ठीक है। तो अब उस टाइम पीरियड में जब आपके पास सोल्जर्स नहीं है, आपकी आर्मी प्रिपेयर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप दूसरी कंट्री से हेल्प मांगोगे ना। आपको उस समय में जाके बेस्ट कंट्री से हेल्प मांगनी पड़ेगी जो आपको प्रोवाइड करे हेल्प। आप अमेरिकन, उस टाइम पे में हम क्या कर रहे थे, हम अमेरिकन के आगे जाके हाथ फैला रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो, हमें मिलिट्री प्रोवाइड करो। हम इसी तरीके से उस समय में ब्रिटिशर्स को बोल रहे थे कि आप हमें मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करो ताकि हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सके। तो सिचुएशन इतनी वर्सन हो चुकी थी। दूसरी चीज़ क्या हुई, सोवियत यूनियन रिमेन्ड न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। सोवियत यूनियन इस समय में कुछ भी नहीं बोलता है। तो आपको पता है भाई, आपके दो दोस्त हैं, एक कुछ बोल ही नहीं रहा है, दूसरा दूसरे से ही उम्मीद रखोगे ना फिर कि अब तो यही कुछ बोलेगा। तो यूएसएसआर उस टाइम पीरियड में न्यूट्रल रहा, उसने कुछ बोला नहीं, तो हमें जाना पड़ा यूएसए के पास, ठीक है।
इट इंड्यूस्ड अ सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन। ऐसा लग रहा था कि हमारे देश का कितना ह्यूमिलिएशन हो रहा है, कितना बेइज्जती सी फील हो रही है। एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। बट कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों के अंदर उस समय नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा। एक समय में एक स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ करता था, हिंदी चीनी भाई भाई। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हिंदी चीनी बाय बाय में। आप अपनी एनसीईआरटी के बुक के अंदर उसकी इमेज भी देख सकते हो, ठीक है। सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर आइदर रिजाइंड और वर रिटायर्ड। बहुत सारे उस समय में जो हमारे आर्मी के टॉप पोस्ट पे थे कमांडर्स या फिर जो ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया या फिर उन्होंने रिटायरमेंट ही ले लिया। नेहरूज क्लोज एसोसिएट एंड देन डिफेंस मिनिस्टर। उस समय में नेहरू के एक बहुत क्लोज मिनिस्टर हुआ करते थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे उस समय के, वी कृष्णा मेनन। तो इन्होंने भी रिजाइन कर दिया और कैबिनेट को छोड़ के ये चले गए, ठीक है। तो सोचो कितना ज़्यादा शॉकिंग था। नेहरू के लिए भी इट वॉज नॉट एन ईजी टाइम फॉर हिम एज वेल। तो उनके लिए भी एक आसान समय नहीं था ये। बट हालांकि उन्होंने जो थोड़ी बहुत जो भूल कर दी, गलतियाँ कर दी, उसका ही कॉन्सिक्वेंस था ये वॉर। नेहरूज ओन स्टैचर, जो उनका खुद की इमेज थी ना, वो बहुत बुरी तरीके से सफ़र करी। एज ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज। लोगों ने इनको बहुत भर भर के क्रिटिसाइज़ किया, बहुत कोसा, बोला कि आपने कितना नेव असेसमेंट किया। मतलब कितना ज़्यादा नेव, मतलब समझते हो कि आपको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, आपको सही तरीके से डिसीजन लेना चाहिए था, आपने बिल्कुल इनएक्सपीरियंस तरीके से डील करा इस चाइनीज इंटेंशंस को एंड द लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। और आपने अपनी मिलिट्री को तैयार करके नहीं रखा, जिसकी वजह से इंडिया की जो इमेज थी वो वर्ल्ड लेवल पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिलिएट हुई पहली बार, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट वॉज मूव्ड एंड डिबेटेड इन द लोकसभा। पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हुआ कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो था वो पास किया गया, जिससे सरकार गिराई जा सकती है। इनकी सरकार के अगेंस्ट पास किया गया लोकसभा के अंदर। सून देयर आफ्टर, कुछ समय के बाद, द कांग्रेस लॉस सम की बाय इलेक्शंस टू लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी जगहें थी जो कांग्रेस हार जाती है। द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड बिगन टू चेंज। इंडिया का जो पॉलिटिकल मूड था वो धीरे धीरे बदलता हुआ चला जा रहा था, रुख बदल रही थी। चेंजेस है इंडिया चाइना रिलेशन। अब देखते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन में क्या चेंजेस आते हैं। इट टुक मोर देन अ डिकेड फॉर इंडिया एंड चाइना टू रिज्यूम नॉर्मल रिलेशन। 10 साल से भी ज़्यादा का समय लगता है हमें हमारे रिलेशंस को नॉर्मल करने में। 1976 की बात है, दैट फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर रीस्टोर्ड। 1962 में वॉर हुई थी, 76, 10 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया दोनों के बीच में रिलेशंस को रिज्यूम करने में, दोबारा से स्टार्ट करने में। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे टॉप लेवल लीडर थे। ही वॉज देन एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर भी रहा करते थे ये 1979 के दौरान, और ये जाकर फिर चाइना विजिट करते। लेटर इनके बाद से राजीव गांधी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू के बाद जो बने, मतलब नेहरू के जस्ट बाद तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बट नेहरू के बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए वो एक ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो चाइना को जाकर 1988 में विजिट करते हैं, ठीक है। सिंस देन, उसके बाद से ही हमेशा कोशिश रही है कि दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो अच्छे बने रहे। अब और ज़्यादा रिलेशंस की तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बट ट्रेड रिलेशंस अच्छे बने रहे। देख सकते हैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की इमेज है और राजीव गांधी की इमेज है यहाँ पे। एक मिनट, देख, राजीव गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी ये दोनों ही चीयर्स कर रहे हैं यहाँ पे। एंड चाइना की इमेज है ये, जब ये विजिट के लिए गए थे। इफेक्ट्स ऑन पॉलिटिक्स ऑफ चाइनीज इन्वेजन। चाइना ने जो इन्वेजन किया उसका पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा है इंडिया की? पड़ेगा असर भाई, बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स थे, देखो ज़रा क्या असर पड़ता है। देखो, इंडिया के अंदर हर जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी लगभग होती है, तो इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, ये चाइना की जो प्रिंसिपल थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे थी, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। प्रो यूएसएसआर फैक्शन था और दूसरी साइड था एक और फैक्शन जो कि चाइना के बहुत क्लोज था। तो प्रो यूएसएसआर फैक्शन जो था वो कांग्रेस के ज़्यादा क्लोज था। मतलब वो लोग जो कि यूएसएसआर का ज़्यादा तरफदारी करते थे, यूएसएसआर की जो कम्युनिज्म था उसके प्रिंसिपल्स पे चलते थे वो लोग। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि चाइना के प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा समझते थे। तो ये लोग कांग्रेस के अगेंस्ट थे। ये लोग कांग्रेस के अगेंस्ट थे, ये बोल रहे थे कि आपको चाइना में इंटरवीन नहीं करना चाहिए था, आपको चाइना में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से वॉर हुई, ठीक है। तो दो पार्ट में ये बढ़ गई थी, डिवीजन हो गया था पार्टी का। सीपीआई थी एक तरफ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ बन गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम मतलब मार्क्सिस्ट। सीपीआई जो थी वो कांग्रेस की ज़्यादा क्लोज थी, और सीपीआई एम 1964 में लीडर ऑफ दिस पार्टी वर अरेस्टेड। इनको अरेस्ट कर लिया गया 1964 में,
किनको, इस पार्टी के जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रो चाइना बन रहे थे, मतलब चाइना की साइड ज़्यादा ले रहे थे, चाइना की तरफदारी ज़्यादा कर रहे थे। वो भी एक ऐसे समय में 1962 में वॉर हुई है, 1964 में ये क्या कर रहे हैं, ये चाइना की साइड ले रहे हैं, चाइना की तरफदारी कर रहे हैं। तो एक तरीके का क्या है ये, आप अपने देश के अगेंस्ट ही बोल रहे हो, ठीक है। चाइना ऑल्टर्ड द इंडियन लीडरशिप टू द वॉलेटाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। चाइना ने एक और नया तरीका अपनाया। चाइना ने बोला कि अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो मेरे यहाँ आए और मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ ईजिली एक्सेस मिल पाए। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो लोग हैं उनको ये स्पेशली अलग तरीके का वीज़ा प्रोवाइड करते हैं और वेलकम करते हैं इनको कि वो इनके यहाँ आए। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलप, अब बिल्कुल आइसोलेटेड थे, बिल्कुल अलग थलग, बहुत अंडर डेवलप्ड रीजन है ये। दिस रीजन ऑल्सो प्रेजेंटेड इंडिया, इसने भी इंडिया को प्रेजेंट किया विद द चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल यूनिटी। यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी ना बनी होती, नेशनल इंटीग्रेशन ना होता तो शायद ये अरुणाचल प्रदेश इतना ब्यूटीफुल एरिया आज इंडिया का पार्ट नहीं होता। प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन शुरू करा गया। जैसे ही देखा गया यहाँ वॉर शुरू हो रही है तो सबसे पहले इधर के जितने भी स्टेट्स थे उनको जल्दी जल्दी से रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया गया ताकि आगे से कभी ऐसा ना हो। नागालैंड को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, मणिपुर और त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। ये है बेटा वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ये है इसके नीचे असम जहाँ तक के लोग उसके चले आए थे, और फिर ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनको आप देख सकते हैं। वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। अभी हमने चाइना के बारे में पढ़ा, बट पाकिस्तान के बारे में तो पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान की बात करें, इन पाकिस्तान द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ओवर कश्मीर। इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई की जड़ रही लद्दाख और अक्साई चिंगवाला रीजन, बट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई की जड़ हमेशा एक ही जगह रही है, वो है जम्मू कश्मीर वाला रीजन, पंजाब वाला रीजन जितना भी है वो, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू होता है, जस्ट पार्टीशन जैसे ही हुआ था 1947 में, जैसे ही आज़ाद हुए थे उसी समय में ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो शुरू हो गया। सबसे पहली वॉर उसी समय में शुरू हो गई। अ प्रॉक्सी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मीज ड्यूरिंग 1947। 1947 के दौरान ही दोनों के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई थी, एक छोटी सी वॉर जो थी वो यहाँ पे शुरू हो गई थी, बट दैट डिड नॉट टर्न टू फुल वॉर। पर ये जो वॉर थी वो पूरी तरीके से एक फुल वॉर के अंदर कन्वर्ट नहीं थी, मतलब प्रॉपर एक वॉर नहीं बनी थी जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हो। द इशू वॉज द रेफर्ड, ये जो इशू था जो वॉर का, इसको रेफर कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर। पाकिस्तान सून emerged एज अ क्रिटिकल फैक्टर इन इंडियाज रिलेशन विद द यूएस एंड सब्सिक्वेंटली विद चाइना। तो पाकिस्तान ने उठाया मौके का फायदा, पाकिस्तान ने मिलाया चाइना के साथ हाथ, यूएसए के साथ हाथ, जो हमेशा से ही हमें चाहते थे अपने ब्लॉक के अंदर शामिल करना, ठीक है। तो इनके साथ इन्होंने हैंडशेक किया पाकिस्तान ने और पूरी कोशिश करी इंडिया को परेशान करने की। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बना रहा जिसकी वजह से शांति स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। दोनों ही गवर्नमेंट्स ने बहुत कोशिशें करी टू रिस्टोर द women abducted during partition to their original families। हुआ क्या था बेटा, जब पार्टीशन हुआ, ये कहानी भी, ये जो चैप्टर है ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जाकर पढ़ना कभी, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, चैनल पे ही प्लेलिस्ट बना रखी है, वहीं पे ही अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। देखो हुआ क्या इस समय के अंदर, दोनों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों की ही कंट्रीज़ में विमेन ऐसी थी, औरतें ऐसी थी जो पार्टीशन के समय जिनको सबसे ज़्यादा बुरी हालत देखनी पड़ी, सबसे ज़्यादा जो क्रूअलिटी थी वो झेलनी पड़ी। जो लोग पाकिस्तान में जा रही थी, मतलब जो औरतें पाकिस्तान के अंदर जा रही थी इंडिया से, उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनके साथ रेप हुआ, उनको मारने की कोशिश करी गई, उनका रिलीजन कन्वर्ट करवाने की कोशिश करी गई। सेम जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रही थी उनके साथ भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट हुई। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ औरतों का घर भी मतलब खो चुका था, कुछ औरतों ने खुद ही कुएँ में कूद के जान दे दी थी टू रिस्पेक्ट, टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ देयर फैमिली, ताकि वो अपनी फैमिली की इज़्ज़त को बचा सकें। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उस समय में उठाए, ठीक है। तो दोनों ही गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि जो औरतें हैं जो इधर उधर हो चुकी हैं, दोनों ही साइड की फैमिलीज़ की, उनको वापस उनके घर तक पहुंचाया जाए। अ लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट, बहुत लंबे समय तक ये डिस्प्यूट चलता रहा अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। एक पानी, एक रिवर है, आपने अभी भी सुना होगा, बहुत न्यूज़ में आता रहता है इंडस रिवर के बारे में, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी थी जो करी गई, और इंडस रिवर के पानी को शेयर करने के लिए भी काफ़ी लंबे समय तक डिस्प्यूट चला। हालांकि आज के टाइम पीरियड में ये मोस्ट पीसफुल ट्रीटी मानी जाती है, वाटर ट्रीटी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो देखो ज़रा, एक लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट चलता रहा इस रिवर के वाटर शेयर को लेकर। ये वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी ये जो ट्रीटी थी,
वॉज रिजॉल्व थ्रू द मीडिएशन बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी करवाई थी जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। कब हुई थी बेटा? ये 1960 के अंदर हुई थी। इंडिया को कौन कौन से रिवर्स का पानी मिला हुआ है? सतलज, ब्यास और रावी, इनका पूरा एक्सेस मिला हुआ है। और इंडस, चिनाब और झेलम रिवर का पानी किसको दिया गया है? पाकिस्तान को। तो ये जो रिवर है ना, इंडस रिवर, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। तो ये 6 सहायक नदियां हैं उसकी, जिसके नाम यहाँ पे आपको दिए गए। अब आया समझ? आप इनको याद रख। SDR किसके साइड है? इंडिया के साइड है। ICJ किसके साइड है? पाकिस्तान के साइड है। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो नेहरू और उस समय में पाकिस्तान में जनरल अयूब खान हुआ करते थे 1960 में, उनके बीच में ये साइन करी गई। डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स, बहुत उतार चढ़ाव आए इंडो पाक रिलेशंस के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर, बट फिर भी इस ट्रीटी ने बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया। ठीक है। शायद ऐसा भी कह सकते हो आप कि इंडिया हमेशा ऊपर वाले एरिया पे है, जिसके पास कंट्रोल है कि कब उसको पानी छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है। तो इस वजह से भी शायद इतनी जो पीस थी वो बनी रही। 1965 में क्या होता है? एक सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जंग शुरू हो जाती है। 1965 में प्राइम मिनिस्टर बने थे नए नए। सिचुएशन क्या चल रही थी समझा दूँ ज़रा मैं। 1964 वॉज द ईयर जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अब जवाहरलाल नेहरू की हो गई है डेथ, जल्दी जल्दी में एक प्राइम मिनिस्टर ढूंढे गए हैं जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने सोचा कि ये लाल बहादुर शास्त्री जो है वो बहुत इमेच्योर है, मतलब बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे सिचुएशन को। तो पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना ये सही मौका है, फ़ायदा उठाया जाए और इंडिया पर अटैक करते हैं। ठीक है। तो होता क्या है उस समय देखें जरा। इन अप्रैल 1965 के अंदर पाकिस्तान ने अटैक शुरू कर दिया। अटैक शुरू किया रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में। ये देख रहे हो, ये गुजरात का रीजन है, वहाँ पे एरिया ऑफ गुजरात। दिस वाज फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त सितंबर। तो अप्रैल में 1965 में पाकिस्तान ने किधर अटैक शुरू किया? रन ऑफ कच्छ गुजरात में। और फिर अगस्त और सितंबर में जम्मू कश्मीर वाले एरिया पे भी अटैक करना स्टार्ट कर किया। रूलर्स ऑफ पाकिस्तान होप दैट दे विल गेट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पीपल देयर। इनको क्या लग रहा था पाकिस्तान के लोगों को कि अभी तो इनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है जम्मू कश्मीर में, तो शायद जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, इस समय में वो पाकिस्तान का ज़्यादा साइड लेंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो फिर इनके लिए वॉर जीतना आसान हो जाएगा। ठीक है। बट शास्त्री, जिनको इन्होंने बहुत वीक रूलर समझा, देखो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे एक्शन लिया। शास्त्री ऑर्डर्ड इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च अ काउंटर ऑफेंसिव ऑन पंजाब बॉर्डर। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, ये अटैक कर रहे हैं ना कच्छ से, ये अटैक कर रहे हैं ना जम्मू कश्मीर से, जाओ और पंजाब वाले बॉर्डर से जाके इनके ऊपर अटैक करो। ठीक है, काउंटर ऑफेंसिव अटैक जो है वो करो। अगर आपके ऊपर वो अटैक कर रहा है तो आप भी इसको जवाब दे रहे हो। इन अ फियर्स बैटल, बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है। इंडियन आर्मी जो है वो बिल्कुल लाहौर तक पहुँच गई होती है। सोचो, बिल्कुल लाहौर तक पहुँच जाती है। द हॉस्टिलिटीज केम टू एन एंड विद द UN इंटरवेंशन लेटर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान साइंड ताशकंद एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द सोवियत यूनियन इन जनवरी 1966। बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फाइनली यूनाइटेड नेशन इंटरवीन कहता है और कहता है भाई चुप हो जाओ, लड़ाई बड़ाई मत करो। और फिर सोवियत यूनियन जाते हैं ये दोनों के दोनों लोग, और ताशकंद एक जगह है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे एक ताशकंद एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साइन करते हैं और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान साइन करते हैं। 1966 में हुआ था ये, याद रखना, जनवरी 1966 में हुआ था। और मिस्टीरियसली लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी हो जाती है वहाँ पे, जिसका रीज़न हमें अभी तक नहीं पता है। ठीक है, कि क्या रीज़न था क्या नहीं था। और उसके बाद ये जो वॉर है वो तो यहाँ पे रुक जाती है। अब क्या होता है? पाकिस्तान मानने से तो रहा। 1971 के अंदर बांग्लादेश वॉर शुरू हो जाती है। बांग्लादेश वॉर में भी पाकिस्तान का ही इन्वॉल्वमेंट है। देखो कैसे। बिगनिंग इन 1970s, 1970 में पाकिस्तान ने बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस फेस किया, मतलब बहुत ज़्यादा आंतरिक समस्याएं उसको झेलनी पड़ी। वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान दो तरीके के बने थे। अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स पढ़े तो आपको ईजिली पता होगा, आपने चाल पे जाके पढ़ रखे हैं। ठीक है, नहीं पढ़े तो सुन लो। दो पाकिस्तान बने थे, एक वेस्ट और एक ईस्ट। तो वेस्ट यानी मेन वाला पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान वो पाकिस्तान जिसको आज के समय में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो वेस्ट पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो इलेक्शंस जीत गए, बट ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन वो नहीं जीते। ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग नाम की एक पार्टी हुआ करती थी जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। ये यहाँ पे इलेक्शंस जीत जाते हैं। वेस्ट पाकिस्तान को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि वहाँ पे दूसरे, मतलब मेरा ही हिस्सा है ईस्ट पाकिस्तान, और वहाँ पे मैं किसी और की सरकार कैसे चलने दूँ। तो बंगाली पॉपुलेशन जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान की, उन्होंने
प्रोटेस्ट में, गुस्से में आकर इनके अगेंस्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो के अगेंस्ट वोट किया। ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन, क्योंकि हमेशा से ही इनको वैल्यू ही नहीं दी गई। 1971 आ चुका था, हमेशा वेस्ट पाकिस्तान अपने आप को ही वैल्यू देता था, कभी भी ईस्ट की तरफ ध्यान नहीं देता था। यहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि हमें सेकेंड क्लास का सिटीजन माना जाता है और वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स जो हैं वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसलिए उन्होंने इस बार गुस्से में आकर वेस्ट पाकिस्तान के लीडर को नहीं जिताया, दूसरे लीडर को जिताया जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। But the Pakistan rulers were not willing to accept the democratic verdict. पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये डेमोक्रेटिक डिसीजन, नॉट दे वर रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर अ फेडरेशन। अवामी लीग ने बोला हमें एक अपनी फेडरेशन बनाने दो, हम अपने तरीके से रूल चलाएंगे यहाँ पे, तो ये भी बना कर दिया। 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया। स्टार्टेड द रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में जाकर लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? रिस्पॉन्स टू दिस पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट। तो इन लोगों ने यहाँ पे बांग्लादेश को आज़ाद कराने की बात करनी शुरू कर दी। यहाँ के लोगों ने बोला कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान के चंगुल से ही निकलना है, आज़ाद होना है, अब हमें एक लिबरेट एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है, बांग्लादेश बनाना है हमें, ठीक है। थ्रू आउट 1971 के दौरान इंडिया हैड टू बेयर द बर्डन ऑफ 80 लाख रिफ्यूजी। देखो बेटा हुआ क्या उस समय में, इंडिया में उस टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे बांग्लादेश के लोगों की हेल्प करने वाले हैं और पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है ना ऑप्रेस करना दूसरी कंट्री के लोगों को, इसको हम यहीं ख़त्म कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा ये डिसीजन था जो लिया गया। तो हम जाते हैं वहाँ पे और जितनी भी पाकिस्तान की आर्मी है उसको सरेंडर करवा देते हैं 1971 के अंदर की जो वॉर होती है, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ जो बांग्लादेश है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बट इसके अलावा क्या हुआ, बांग्लादेश से 80 लाख रिफ्यूजी, 80 लाख लोग जो थे वो भागकर इंडिया में आए शरण लेने के लिए, ठीक है। हु केम फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड टुक शेल्टर इन द नेबरिंग एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी आस पड़ोस के एरिया है, असम वगैरह और आसपास के एरिया, वहाँ पे जाकर उन्होंने शेल्टर लिया। इंडिया एक्सटेंडेड मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, इंडिया ने प्रॉपर पूरी तरीके से सपोर्ट दिखाया। पाकिस्तान ने अक्यूज़ किया इंडिया को कि आप ये फालतू की कॉन्स्पिरेसी ब्रेक मत करो, आप क्यों हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर आ रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो। तो पाकिस्तान को तो गुस्सा आ रहा था भाई कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे ही हराने चले आए। तो पाकिस्तान गॉट सपोर्ट फ्रॉम यूएस एंड चाइना। पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट मिल रहा था यूएस और चाइना से। मैंने बताया था ना कि इन्होंने हैंडशेक कर लिया था, तो वही हो रहा था। हेनरी किसिंगर जो कि एडवाइज़र थे यूएस प्रेसिडेंट, एडवाइज़र टू द यूएस प्रेसिडेंट, उस टाइम पीरियड में रिचर्ड निक्सन जो थे वो उस टाइम पीरियड में यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उनके एडवाइज़र थे हेनरी। हेनरी ने यहाँ पे क्या बोला, इन्होंने एक सीक्रेट विजिट किया जाके चाइना, ठीक है। विजिट टू चाइना विया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। जुलाई 1971 के अंदर चुपचाप से जा रहे हैं ये, चाइना होते हुए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं चुपचाप से, देख रहे हो। इन एन ऑर्डर टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सेस, ताकि ये जो पूरा एक्सेस है इसको एक तरह से वो देख सके। इंडिया साइंड अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। अब हमें पता चल गया है भाई कि यूएस ने तो कर दिया धोखा हमारे साथ, वो तो गया, ठीक है, उसने तो ले ली पाकिस्तान के साइड। अब हमें एक फ्रेंड तो चाहिए, हम भले किसी एक ब्लॉग पर शामिल ना हो बट एक दोस्त तो चाहिए ना जो मुश्किल आने में साथ दे सके। तो हमने डिसाइड किया कि हम सोवियत यूनियन के साथ क्या करते हैं, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो 20 साल के लिए हमने 1971 में अगस्त में ये ट्रीटी साइन कर ली। इसको हर 20 साल के लिए बढ़ाया जाता रहता है और अभी भी ये चली रही है, ठीक है। दिस ट्रीटी अश्योर्ड, इसने अश्योर किया इंडिया को ये चीज़ कि सोवियत यूनियन हमेशा उसका साथ देने वाला है इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक। कभी भी इंडिया के ऊपर कोई भी अटैक होगा तो सोवियत यूनियन उसका पूरा साथ देगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन चलती रहती हैं, एंड मिलिट्री बिल्डअप, अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971। छोटी मोटी वॉर हुई, बहुत कोशिश करी गई सब कुछ ठीक करने की, बातचीत करने की, डिप्लोमेटिक तरीके से, कुछ भी सही नहीं हुआ। दिसंबर 1971 के अंदर वॉर शुरू हो गई। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट पंजाब और राजस्थान में अटैक करने लग गए, वाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट। आर्मी जम्मू और कश्मीर फ्रंट से ही इनको क्या कर रही थी, काउंटर कर रही थी। इंडिया रिटेलिएटेड विद एन अटैक इन्वॉल्विंग द एयरफोर्स। इंडिया ने पूरी तरीके से इसका जवाब दिया, बहुत अच्छे तरीके से लीडरशिप के साथ। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबका यूज़ करके हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट को पे जाकर पाकिस्तान को बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हमने हरा दिया। वेलकम्ड एंड सपोर्टेड बाय लोकल पॉपुलेशन। यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन थी वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया की, ये सब इंडिया की मिलिट्री को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बड़े बड़े के हमारा साथ दे रहे थे। इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान। इंडिया की आर्मी ने बहुत
अच्छी तरीके से आगे तक हम बढ़े इस पाकिस्तान की तरफ, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हासिल करी। सिर्फ मात्र 10 दिन के अंदर अंदर किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर किसी और कंट्री को हरा दिया। इंडिया आर्मी सराउंडेड ढाका जो रीजन है आपको पता है, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश की कैपिटल, वहाँ पे जाके फ्रॉम 3 साइड्स, तीनों साइड से, एंड द पाकिस्तान आर्मी ऑफ 90,000, 90,000 लोगों की पाकिस्तान आर्मी वहाँ प्रेजेंट थी, उन सबको सरेंडर करवा दिया हमने। सोचो कितनी बड़ी बात है ये उस टाइम पीरियड में। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वेपन्स भी नहीं हुआ करते थे, ठीक है। इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल सीज फायर, इंडिया ने एक यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, अपने साइड से ही वॉर रोक दी, और द साइनिंग ऑफ द शिमला अग्रीमेंट, फिर इसके बाद शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 को, और ये वॉर को रोक दिया गया। इससे बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। एक डिसिसिव विक्ट्री, एक बहुत अच्छी विक्ट्री जो थी वो हासिल हुई है, आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी को, और ये आप देख सकते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को, दोनों साइन कर रहे हैं शिमला एग्रीमेंट को, ठीक है। इन द वॉर लेड टू द नेशनल जुबिलेशन, most people in India saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military power। बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ करी, बढ़ चढ़ के इंदिरा गांधी को अप्रिशिएट किया गया, बहुत तारीफें मिली इनको, और लोगों ने ऐसा सोचा कि अब शायद इंडिया जो है वो मिलिट्रीली बहुत पावरफुल होता हुआ चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं ग्रोइंग फेज में। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वॉज इस्टेब्लिश, डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो था इसको भी इस्टेब्लिश किया गया नवंबर 1962 में, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज को भी 1965 नवंबर में साइन किया गया। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइव्स ही है बेटा, तो याद रखना, ठीक है। द थर्ड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान्स बनते थे स्टार्टिंग के समय में, तो जो तीसरा 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 के बीच वाली, इसको बहुत अफेक्ट हुआ यहाँ पे, एंड इट वाज फॉलोड बाय 3 एनुअल प्लान्स। इसके बाद 3 हमें एनुअल प्लान हर साल के प्लान से लेकर आने पड़े, और 4th प्लान को हम इनिशिएट कर पाए जाकर 1969 के अंदर। इंडिया का डिफेंस की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वही है जिनकी मूवी आपने देखी है, मुझे बताना ज़रा कौन है, ठीक है, कमेंट करके। इंडियाज़ डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज इनॉर्मसली आफ्टर द वॉर के बाद हमने डिफेंस में पैसा खर्च करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया अच्छे तरीके से, ताकि हम डिफेंस से भी पावरफुल रहें। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं ज़रा। अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974। अच्छा देखो, इनका मैं आपको थोड़ा सा नाम बता देती हूँ। उनका नाम है सैम मानेकशॉ, और आप इनकी नाक देखकर आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन, ठीक है, मुझे बताना ज़रूर। अनदर क्रूशियल डेवलपमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड के अंदर। सबसे पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किया इंडिया ने, सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने मई 1974 के अंदर। दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था बेटा? 1978 के अंदर। नहीं, राइट, बिल्कुल नहीं, 1978 के अंदर थोड़ी हुआ था। बताओ ज़रा कब हुआ था, कमेंट में बताओ जल्दी से मुझे, मैं इसको इरेज करूँ ज़रा पहले। चलो मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, मुझे बताना ज़रा, 1999 में या 1998 में, कौन से ईयर में सेकेंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो था वो हुआ था? फर्स्ट वाला जो ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, इसका नाम, ये हमने छुप छुप के किया था, बाकी सबको बताया नहीं था पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसका नाम हमने रखा था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, तो सीक्रेट मिशन था ये। और जो सेकेंड वाला न्यूक्लियर टेस्ट था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रैपिडली बिल्डिंग अप मॉडर्न इंडिया। हमेशा से वो चाहते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। A significant component of his industrialization plans was a nuclear program initiated in the late 1940s under the guidance of Homi J. Bhabha। होमी जे भाभा ही थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो था वो 1940s के अंदर आगे बढ़ा। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इंडिया हमेशा से ही चाहता था कि वो एटॉमिक एनर्जीज को जब भी जनरेट कराए तो वो पीसफुल पर्पस के लिए जनरेट करे, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट, पर कभी भी उसको यूज़ ना करें। हम हमेशा नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी ने बिलीव करते हैं। व्हेन कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड, जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट सबसे पहला कंडक्ट किया था अक्टूबर 1964 में, 5 न्यूक्लियर वेपन पावर्स नीवी थी, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। ताइवान जो समय में चाइना को रिप्रेजेंट करता था, मैं ही वो। ऑल्सो द 5 परमानेंट मेंबर्स, यही 5 परमानेंट मेंबर भी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिन्होंने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी जो थी इसको 1968 में बना दिया और बोला पूरे वर्ल्ड पे थोप दी इसको। एनपीटी है क्या, मैं समझा देती हूँ, बहुत डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी है ये, इसीलिए इंडिया ने आज तक इसको साइन नहीं किया। एनपीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें बोला जाता है कि 1964 से पहले 1968 से पहले जिन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया उनका तो ठीक है,
अगर उसके बाद कोई कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश कर रही है तो हम उसके ऊपर रोक लगा देंगे, उसको कभी न्यूक्लियर सप्लाई करेंगे ही नहीं, चीज़ों की सप्लाई नहीं करेंगे, उसको बताएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये जो 5 कंट्रीज थी, देखो ज़रा ये कितनी डिस्क्रिमिनेटरी है। खुद ने तो इन्होंने डेवलप कर लिए, न्यूक्लियर पावर्स बन गई हैं, बट इन्होंने बोल दिया कि पूरे देश में हम किसी को अपनी न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। तो इसीलिए इंडिया ने कभी इस ट्रीटी को साइन भी नहीं दिया। पाकिस्तान से जब पूछा जाता है कि आपने इस ट्रीटी को साइन क्यों नहीं किया, तो पाकिस्तान का एक ही जवाब होता है, इंडिया ने साइन नहीं किया तो मैं कैसे करूँ, ठीक है। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड रिफ्यूज टू साइन इट। इंडिया हमेशा से इसको एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी के नाम से जानता है, मतलब एक ऐसी ट्रीटी जो कि भेदभाव कोड है, जो सही नहीं है, इसीलिए इंडिया ने कभी इसको साइन भी नहीं किया। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो इंडिया ने हमेशा ही India has opposed the international treaties aimed at non-proliferation since they were selectively applicable to the non-nuclear powers। क्योंकि ये जो ट्रीटी बनाई गई है ये टारगेट करती है नॉन न्यूक्लियर पावर्स को, वो कंट्रीज जो अभी तक न्यूक्लियर पावर नहीं बनी है, इसीलिए इंडिया हमेशा से इसको अपोज करता रहा है एंड लेजिटिमाइज द मोनोपोली ऑफ द 5 न्यूक्लियर वेपन्स पावर, कि सिर्फ 5 ही कंट्रीज हैं जिनके पास ही न्यूक्लियर पावर है। इंडिया इसीलिए अपोज करता है इस एनपीटी को, indefinite extension of the NPT in 1995 and also refused to sign। इसीलिए हमने मना कर दिया कि ना तो हम NPT को साइन करेंगे और ना ही CTBT को साइन करेंगे। ये भी उसी तरीके से है, ये भी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है जो कि बैन लगाती है कि आप कुछ स्पेशल वेपन्स हैं उनका टेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ, बट इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे 1998 में हमने किया, मैंने आपको बताया था, 2 हमने करे थे, दूसरा मई 1998 में किया। इसका सीक्रेट नेम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। इस टाइम पीरियड में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो हुआ करते थे, ठीक है। ये हमने पूरे वर्ल्ड को बताते हुए किया था, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कैपेसिटी टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर मिलिट्री पर्पस। पाकिस्तान ने भी फिर ऐसे ही किया कुछ टाइम बाद, देयर बाय इंक्रीजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द रीजन टू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज। द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट इन द सबकॉन्टिनेंट एंड फैक्शंस वर इम्पोज्ड बोथ ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब जब ऐसा हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर ही सैंक्शंस लगा दिए गए, रोक लगा दी गई, ताकि आगे अब ये लोग टेस्ट ना करें ऐसा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, ऐसा सुपर पावर्स को लगता था। न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोफेसर्स नो फर्स्ट यूज़। तो हम जब भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करते हैं या कोई भी ऐसा वेपन डेवलप करते हैं तो हम हमेशा यही बोलते हैं कि हम कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे उसका। इंडिया हमेशा से ही रीआइट्रेट करता रहता है अपनी इस कमिटमेंट को और बोलता रहता है कि कभी भी हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। और ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट लीडिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड, हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में किसी के पास भी वेपन्स ना हो, सिर्फ 5 पावर्स के पास ही क्यों होने चाहिए, किसी के पास भी नहीं होने चाहिए, नहीं हो तो, राइट। शिफ्टिंग अलायंस लास्ट टॉपिक है ये, इसको ज़रूर देख लेते हैं ज़रा। शिफ्टिंग अलायंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब देखना ज़रा, जैसे कि आप अभी चैप्टर 6 के अंदर रीड करोगे और चैप्टर 8 में भी रीड करोगे कि बहुत सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी जो कि इस समय में पावर में आई इन द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ 1977। ये वही समय था व्हेन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज चेंजिंग ड्रामेटिकली, वर्ल्ड में पॉलिटिक्स बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो रही थी। व्हाट डिड इट मीन फॉर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन के लिए इसका मतलब क्या था। जनता पार्टी गवर्नमेंट केम टू पावर, जनता पार्टी गवर्नमेंट जो थी वो पावर में आई 1977 में। अनाउंस किया दैट इट वुड फॉलो जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट, कि हम नॉन अलाइनमेंट को ही फॉलो करेंगे। दिस इम्प्लाइड दैट द प्रो सोवियत टिल्ट इन द फॉरेन पॉलिसी विल बी करेक्टेड, कि अब से हमें क्या करना होगा, हम सोवियत यूनियन के साइड जो थोड़ा सा झुकाव लेते हैं ना, थोड़ा सा सोवियत यूनियन की पॉलिसीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो हमें कम करना होगा। कब से ही ज़्यादातर जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, कांग्रेस हो या नॉन कांग्रेस हो, उन सब ने इस इनिशिएटिव को अपने हाथ में लिया फॉर रिस्टोरिंग बेटर रिलेशंस, कि हम अब अच्छे रिलेशन बनाएंगे चाइना के साथ और क्लोज टाइज बनाएंगे यूएस के साथ भी। इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन पॉपुलर माइंड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज वेरी क्लोजली लिंक टू 2 क्वेश्चन। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा 2 क्वेश्चन से लिंक रही है, कौन कौन से। वन इज इंडिया स्टैंड vice versa Pakistan and the other in Indo-US relations. In the post-1990 period, the ruling parties have often been criticized for their pro-US foreign policy। मतलब 1990s के बाद जितनी भी पार्टीज आई जिनमें ज़्यादा pro-US पॉलिसीज़ बनाई, उनकी तरफ हम क्वेश्चंस उठाते रहते हैं। फॉरेन पॉलिसी इज़ ऑलवेज डिक्टेटेड बाय द आइडियाज़ ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी हमेशा कैसे बनती है, जो नेशन का इंटरेस्ट है उसके ऊपर ही बनती है, ठीक है। देश क्या चाहता है वैसे ही फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई जाती है, देश के लिए क्या सही है वैसी ही फॉरेन पॉलिसी बनती है। 1990 के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या होता है, रशिया दो इट कंटिन्यूज टू बी एन इम्पॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ इंडिया, इंडिया का हमेशा से ही बहुत अच्छा दोस्त रहा, हैज़ लॉस्ट इट्स ग्लोबल प्री एमिनेंस। मतलब उसकी जो पहले
दबदबा हुआ करता था ना पूरे वर्ल्ड में, वो जा चुका था 1990 के बाद, यूएसएसआर खत्म हो गया था। देयरफॉर इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा यूएस की स्ट्रैटेजी की तरफ शिफ्ट हो गई। बिसाइड्स कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिचुएशन इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट देन बाय मिलिट्री इंटरेस्ट। बट अभी भी हम ज़्यादातर कोशिश किस पे रखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, मिलिट्री की तरफ हम इतना ध्यान देते नहीं है। दिस हैज़ ऑल्सो मेड एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस। इससे साफ साफ क्लियर होता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में चॉइस क्या है, मिलिट्री प्रेफरेंस है या इकोनॉमी प्रेफरेंस है। आपको आंसर मिल गया होगा, इकोनॉमी प्रेफरेंस है। एट द सेम टाइम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पे। वाइल कश्मीर कॉन्टिन्यूज टू बी द मेन इशू, सबसे बड़ा इशू यही रहा है, ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। देयर हैव बीन मेनी एफर्ट्स टू रीस्टोर नॉर्मल रिलेशन, बहुत सारी कोशिशें करी रही ताकि दोनों ही देश के बीच में जो रिलेशन है वो सही बने। दिस मीन्स दैट कल्चरल एक्सचेंजेस, मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन वुड हैव एनकरेज्ड बाय बोथ कंट्रीज। डू यू नो दैट अ ट्रेन एंड अ बस सर्विस ऑपरेट बिटवीन दीज टू कंट्रीज? आपको पता है क्या कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक ट्रेन और एक बस सर्विस भी चलती है। दिस हैज़ बीन अ मेजर अचीवमेंट, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है अभी तक की। बट दैट कुड नॉट अवॉइड द नियर वॉर सिचुएशन इमर्जिंग इन 1990। जैसे 1999 में नियर वॉर सिचुएशन हमें देखने को मिली, एकदम वॉर होने ही वाली थी। इवन आफ्टर this setback to the peace process, efforts at negotiating durable peace have been going on। उसके बाद भी जो पीस को एस्टैब्लिश करने की बातें हैं वो चली ही रही हैं, हम कोशिश करते रहते हैं हमेशा। आपने बहुत सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स देखे, अभी आपने अभी अटैक भी देखा इंडिया के अंदर, जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको भी आप हाईलाइट करके स्टारमा करके लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है बेटा, अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा भी अवेयर हो तो लॉन्ग आंसर्स में स्पेशली अगर आप इनको लिख देते तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। टीचर कंसिडर करती है, समझ में आता है उसको कि ये बच्चा सच में पॉलिटिकल साइंस में ड्वेल्ड है, बिल्कुल इंटरेस्टेड है, कि कैसे वैसा नहीं है कि वो बस बुक्स को ही पढ़ रहा है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा वन शॉट वीडियो था, मैंने अच्छे से समझा दिया। एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं भी पढ़ोगे एनसीईआरटी चल जाएगा, बट एक काम कर देना, ये जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे ना इनको आप साथ साथ वीडियो के साथ देखते हुए चलना, लिखते हुए चलना। एक बार वीडियो को नोट्स नोट डाउन करते हुए चलो, दूसरी बार इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हुए चलो और नोट्स में देखते हुए चलो। इससे बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे एकदम स्टोर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें और अच्छे से याद रहेगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं कौन सा करवाऊँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट में लिखकर बता दिया करो कि यस मैम हमें समझ में आ रहा है, हम पूरा सपोर्ट करें आपको ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसे ही बनाती हूँ। Thank you so much for watching this video. Hope you liked it. We'll see you next video.